हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई थी इसमें कार्य के बारे में जान लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी। बात करते हैं दोस्तों कि एनर्जी क्या होती है, यानी ऊर्जा क्या होती है। तो मैंने दोस्तों पिछली क्लास में जो हमारी बात हुई थी कार्य के बारे में बात हुई थी। किसके बारे में बात हुई थी? कार्य के बारे में। और कार्य को क्या बोला? बल व विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बताओ। जब मैं किसी कार्य को करूंगा जब मैं किसी कार्य को करूंगा तो मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यानी मान लो मैंने कोई भी कार्य किया तो मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? ऊर्जा कहलाएगी। वापस ध्यान दो। भाई, मैंने कोई कार्य किया। मान लो मैं 1 घंटे आपको पढ़ाऊंगा। मान लो मैं 1 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ। और कार्य कर रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो मैं इसकी कार्य की ऊर्जा की परिभाषा बता सकता हूँ। कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो। यानी मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी तो मैं कार्य करूंगा। मेरे अंदर एनर्जी होगी दोस्तों तभी तो मैं क्या करूंगा? कार्य करूंगा। और कार्य करूंगा यानी मेरे अंदर जो क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं जो ये ऊर्जा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक। जो कार्य का मात्रक होता है वो ही ऊर्जा का मात्रक होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। ठीक है। मैंने कल भी बताया था, यानी पिछली क्लास में, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है दोस्तों, यहां से अब बात करते हैं कि चाहे कार्य हो चाहे कार्य हो और चाहे ऊर्जा हो, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस। ये तो हो गया एसआई मात्रक। और अब बात कर रहे हैं सीजीएस मात्रक की। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। चाहे कार्य हो और चाहे ऊर्जा हो, दोनों का सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग। बात करें वीमा की, तो वीमा भी क्या होगी? M1 L2 T-2। क्या होगी? M1 L2 T-2। ये किसकी बीमा होती है? चाहे कार्य की बीमा पूछे आपसे और चाहे ऊर्जा की बीमा पूछे। अगली बात दोस्तों, जो ऊर्जा है, ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कैसी राशि है? अदिश एक। वो ऊर्जा एक अदिश। जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सारी अदिश राशियां होती है। वो सारी कैसी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं, यानी यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का मात्रा किसके समान होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों कि ऊर्जा का मात्रा किसके समान होता है। तो ऊर्जा का मात्रा किसके समान होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, पहले तो ये ध्यान दो। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक किसके समान हुआ दोस्तों, जूल के समान हुआ। किसके समान हुआ, जूल के समान हुआ। और एक जूल बराबर होता है दोस्तों 10 की पावर 7 अर्ग। कितना होता है, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। बात करते हैं कार्य का हो चाहे ऊर्जा का हो, जो सीजीएस मात्रक होगा वो क्या होगा, अर्ग। क्या होगा, अर्ग। क्या होगा दोस्तों, अर्ग। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। मैंने बोला चाहे कितनी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कोई सी भी हो, वो सभी ऊर्जा अदिश राशि में होती है। कैसी होती है, अदिश राशियां होती है। ठीक है। जैसे बात करते हैं, बात करते हैं यानी मैं लिख सकता हूं ऊर्जा, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। यानी ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। ये जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, सबसे पहले की अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके सब्जेक्ट में मेनली जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा। क्या दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन हम पहले थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी, मास एनर्जी। ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, किसी द्रव्य या पदार्थ में द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा को ही द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, उसके द्रव्यमान के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा। वापस ध्यान दो, किसी द्रव्य या पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, यानी उस पदार्थ के द्रव्यमान के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होगी उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। यानी किसी पदार्थ में, किसी द्रव्य या
पदार्थ में, किसी द्रव्य या पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, किसी द्रव्य या पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, किसी पदार्थ में उपस्थित या संचित, किसी द्रव्य पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, उपस्थित द्रव्यमान के कारण ऊर्जा को ही, ऊर्जा को ही द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। वापस ध्यान दो दोस्तों, यानी कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण, यानी कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का कुछ द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के कारण ही उपस्थित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी द्रव्य पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है E बराबर MC²। E बराबर क्या होता है? MC², जिसमें E का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें M तो होगा पदार्थ में निहित द्रव्यमान, E का मतलब तो क्या होगा? वो M का मतलब तो क्या होगा दोस्तों? पदार्थ में निहित द्रव्यमान। और E का मतलब क्या होगा? पदार्थ में उपस्थित एनर्जी। C का मतलब क्या होगा? प्रकाश का वेग। यानी मैं लिख सकता हूं E का मतलब तो क्या होगा? पदार्थ में निहित ऊर्जा, पदार्थ में निहित ऊर्जा। M का मतलब होगा पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान। और C का मतलब होगा प्रकाश का वेग। क्या होगा? प्रकाश का वेग। किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो ये फॉर्मूला है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा का, ये यह फॉर्मूला यानी यह सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। यह सूत्र आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और इसे ही आपेक्षिकता, इसे ही आपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो। बात कर रहे थे हम द्रव्यमान एनर्जी यानी मास एनर्जी। मास एनर्जी किसे कहते हैं? द्रव्यमान। किसी पदार्थ या पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा को ही क्या कहेंगे? द्रव्यमान एनर्जी कहेंगे। कहने का मतलब किसी पदार्थ है, उसका जो द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित हुई है,
उसे ही क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा कहेंगे। और जो द्रव्यमान ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। जहां E का मतलब होता है पदार्थ में निहित ऊर्जा। E का मतलब क्या होता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा। M का मतलब क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। M का मतलब क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का द्रव्यमान। C का मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग। और जो प्रकाश का वेग बात करेगा किसकी, निर्वात की। और निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन जो टॉपिक है, यांत्रिक ऊर्जा। इसकी बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वापस ध्यान दो, यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक क्रिया से, यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को ही, प्राप्त ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वापस ध्यान दो, यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी, इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। जो यांत्रिक क्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, यह है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यहां से दोस्तों ये मान लो 100% क्वेश्चन उठते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। पहली हो गई दोस्तों गतिज ऊर्जा। कौन सी हो गई, गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको के ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के ई से, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिखते हैं दोस्तों पी ई से। किससे लिखते हैं, पी ई से। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से कि भाई बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब आपसे क्वेश्चन, यानी इसको सीधा लिख सकता हूं मैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है,
रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया दोस्तों जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आपको देगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो यानी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन में होंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, या होगा स्थितिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, या होगा इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन तो होगा, दूसरा क्वेश्चन देगा, यानी क्वेश्चन देगा कि भाई जो इनमें से एक को तो देगा यांत्रिक गतिज ऊर्जा बराबर पूछेगा। मान लो क्वेश्चन, मैं अगले स्लाइड पे लेता हूं दोस्त। मान लो क्वेश्चन दिया हमको गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्वेश्चन ये पूछा क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। तीसरा हमको दिया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और चौथा ऑप्शन दिया मेरे हमको स्थितिज माइनस गतिज। ये हमको ऑप्शन दिए और हमसे बोला कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। अब हमें गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, तो हमको ये फॉर्मूला याद है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी जो ये यांत्रिक ऊर्जा है इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। और अब एक बात बताओ, जब यांत्रिक ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे तो कौन सी बचेगी, गतिज ऊर्जा ही बचेगी ना। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक माइनस स्थितिज। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक माइनस स्थितिज। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, बात करते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा ही कहलाती है। यानी किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ध्यान से सुनना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूं किसी वस्तु की किसी वस्तु में, किसी वस्तु में गति के कारण, गति के कारण
संचित या उपस्थित या उपस्थित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। वापस ध्यान दो। किसी वस्तु में किसी वस्तु में गति के कारण, यानी कोई वस्तु है उसमें गति के कारण उसमें संचित या उपस्थित ऊर्जा ही क्या कहलाएगी दोस्तों? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और मैंने बताया कि जितने भी प्रकार की ऊर्जा हो सारी कैसी राशि है? कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहिए की गति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। पहिए की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लो। पहिए की गति के कारण पहिए की गति के कारण उसमें संचित उसमें संचित उसमें संचित ऊर्जा, पहिए की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला एग्जाम्पल देख लो। पवन चक्की के पवन चक्की के पवन चक्की की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा उसमें संचित ऊर्जा। अगला एग्जाम्पल देख सकते हो। बहते हुए पानी के कारण बहते हुए पानी के कारण उसमें संचित ऊर्जा उसमें संचित ऊर्जा। जमीन पर दौड़ता लड़का, इसमें भी कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों? गतिज एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई चलती हुई चलती हुई बस। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों? गतिज ऊर्जा के। किसके हैं? गतिज ऊर्जा के। वापस देख लो। पहिए की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। यानी किसके कारण? गतिज के कारण। पवन चक्की की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, बहते हुए पानी के कारण उसमें संचित ऊर्जा, और जमीन पर दौड़ता लड़का, चलती हुई बस, इन सब में कैसी एनर्जी है दोस्तों? गतिज ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों। अगली बात आती है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के सूत्र। गतिज
ऊर्जा ज्ञात करने के ज्ञात करने के तीन सूत्र हैं कि तीन सूत्र। यानी हम गतिज ऊर्जा को कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों आपके। एलपी हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, इन सभी में यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठते हैं। पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना। तो के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, यानी जब हमें द्रव्यमान दिया गया हो और वेग दिया गया हो, तो हम कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। यानी जब हमें जब हमें द्रव्यमान व वेग दिया गया हो, क्या दिया गया हो? वेग। द्रव्यमान व वेग दिया गया हो, यानी पहला जो फॉर्मूला है के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर, इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमें द्रव्यमान और वेग दिया गया हो। अगली दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। के ई बराबर होता है दोस्तों 1/2 एम ब्रैकेट वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग कब करेंगे? जब हमें जब हमें द्रव्यमान व अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दिया गया हो। प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग दिया हो, तब हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे दोस्तों? के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ओ के ई बराबर 1/2 एम ब्रैकेट वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। यानी प्रारंभिक वेग वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, कि तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तो जो तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, के ई बराबर 1/2 ओ पी का स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता है दोस्तों? के ई बराबर पी का स्क्वायर अपॉन 2m। इस फॉर्मूले का उपयोग कब करेंगे? जब हमें संवेग दिया गया हो। जब हमें संवेग दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया हो? संवेग। अब ये तो आपको पता लग गए होंगे ये कहां से आए, ये कहां से आए, कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो इस फॉर्मूले को कहां से आया ये देख लो एक मिनट। जब हमें संवेग दिया, बात करते हैं, यानी चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं ना। पहले बात करें पहले फॉर्मूले की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले फॉर्मूले की। और जो पहला फॉर्मूला था वो था दोस्तों के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या था दोस्तों? के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से ध्यान देना, जब मैं के
और v की बात करता हूं, जब मैं k और v की बात करता हूं तो इसमें m क्या रहेगा? m नियतांक रहेगा। क्या रहेगा? नियतांक। क्योंकि मैंने बताया जब भी दो व्यक्तियों के आपस में बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को क्या रहना है? चुप रहना है। क्या रहना है? चुप रहना है। तो यानी मैं कह सकता हूं के ई समानुपाती वी का स्क्वायर। के ई समानुपाती वी का स्क्वायर। इसका मतलब यह है गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है दोस्तों? समानुपाती होती है। क्या होती है? वेग के वर्ग के समानुपाती। देख लो, के ई गतिज ऊर्जा समानुपाती v का स्क्वायर, यानी वेग के वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम यानी के ई समानुपाती v का स्क्वायर, कहने का मतलब अगर हम गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो हमारा वेग भी बढ़ेगा। जैसे गतिज ऊर्जा को मैंने दो गुना किया, गतिज ऊर्जा को कितना बढ़ाया? दो गुना। तो जो हमारा वेग है वो कितना हुआ? दो का स्क्वायर कितना हुआ? चार गुना। कितना हो गया? चार गुना। अगर मैं गतिज ऊर्जा को तीन गुना करता हूं, कितना करते हैं? तीन गुना। तो जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? नौ गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नौ गुना। कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? नौ गुना। ठीक है। अगर मैं इसको आधा करता हूं, यानी गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं? आधा करें, तो जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? एक बटा फोर। कितना हो जाएगा? एक बटा फोर। ठीक है दोस्तों, यानी गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी गतिज ऊर्जा को दो गुना करते हैं तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग कितना हो जाएगा? दो गुना करने पर वेग कितना हो जाएगा? चार गुना। कितना हो जाएगा? चार गुना। या गतिज ऊर्जा को जब आधा करते हैं, गतिज ऊर्जा को जब आधा करते हैं तो उसका वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वेग कितना हो जाएगा? एक बटा फोर। कितना हो जाएगा? एक बटा फोर। अब बात कर रहे हैं, यानी ये तो हो गई दोस्तों हमारे वेग की बात। किसकी बात हो गई? वेग की। क्या हो गया भाई? अब देखो, यहाँ पे तो हमने कर ली वेग की बात। इधर देखते हैं। अब बात करते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला था के ई बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान। यहाँ पे वेग को क्या रहना पड़ेगा? नियत रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? नियत रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? नियत रहना पड़ेगा। यानी अब जब द्रव्यमान
और गतिज ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं तो वेग को क्या रहना पड़ेगा यहाँ पे, नियत रहना पड़ेगा, यानी चुप रहना पड़ेगा। अब यानी के ई समानुपाती एम, इसका मतलब हुआ दोस्तों, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के क्या होती है, समानुपाती। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। यानी के ई समानुपाती एम, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जैसे मैंने गतिज ऊर्जा को 2 गुना किया, कितना किया, 2 गुना, तो द्रव्यमान भी कितना हो गया, 2 गुना। गतिज ऊर्जा को मैंने 9 गुना किया, कितने गुना किया, 9 गुना, तो द्रव्यमान भी कितना हो गया, 9 गुना। अगर गतिज ऊर्जा को मैंने आधा किया, क्या किया, आधा, तो द्रव्यमान भी कितना हो गया, आधा ही हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गतिज ऊर्जा का और वेग का तो क्या संबंध है, और गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान का क्या संबंध है। तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया अपना पहले फॉर्मूले का यूज। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो मैंने बताया, के ई बराबर 1/2 M वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। इसका प्रयोग कब करना है, जब हमें सूत्र में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया गया हो, तब हम किसका फॉर्मूला, कौन से का उपयोग करेंगे, दूसरे का। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा था के ई बराबर पी का स्क्वायर अपॉन 2M, पी का स्क्वायर अपॉन 2M। इसको देख लेते हैं दोस्तों 2 मिनट के लिए कि ये कहां से आता है, ये कहां से आया, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको ज्ञात करने से पहले मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, संवेग का याद होना चाहिए। किसका, संवेग। यानी मैं संवेग का फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो संवेग का फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यानी द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर M इंटू वी, P बराबर M इंटू वी। अब हम जो हमारा गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था, के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। दोस्तों मैं इसको एक ऐसी राशि से, यानी द्रव्यमान को ऊपर नीचे एक समान राशि से गुणा कर रहा हूं। किससे राशि से, समान राशि से गुणा कर रहा हूं। तो मेरे पास आया के ई बराबर 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन m। तो मैं इसको कंप्लीट लिख सकता हूं, के ई बराबर m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन 2m। मेरे पास क्या आया दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, मैंने जो अपना सामान्य फॉर्मूला था के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, इसको मैंने एक ऐसी राशि से, यानी राशि से गुना किया जो दोनों में समान हो, यानी 2 को भी और m को भी। तो ये हमारा मिलकर बना के ई बराबर 1/2 m का स्क्वायर और v का। अब ध्यान दो, अगर मैं समवेग को यहां से इसका स्क्वायर कर दूं तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब p का स्क्वायर बराबर
एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये था हमारा P बराबर एम इंटू वी। अब मैंने संवेग को स्क्वायर किया तो इन दोनों का स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? इन दोनों का स्क्वायर हुआ। ठीक है। अब एक बात बताओ, के ई बराबर मैं डाल सकता हूं एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, और एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर को क्या लिखते हैं? पी का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या डाल सकता हूँ? पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई। पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? एम का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर। और यहाँ पे भी एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर है, तो मैंने इनकी जगह एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? पी का स्क्वायर। और नीचे हमारा क्या है? 2m है। क्या है? 2m। तो ये फॉर्मूला यहां से निकल कर आया जब हमने गतिज ऊर्जा और वेग यानी संवेग में संबंध देखा। तो अब दोस्तों एक बात और करते हैं, के ई बराबर पी का स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग के बारे में। किसमें? संवेग। तो जो गतिज ऊर्जा है संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यहां लिख सकता हूं मैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती समानुपाती होती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका संवेग भी बढ़ेगा। जैसे अगर मैंने गतिज ऊर्जा को 3 गुना किया, कितने गुना किया? 3 गुना, तो संवेग कितना हुआ? 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना। कितना हुआ? 9 गुना। अगर इसको मैंने 4 गुना किया तो संवेग इसका संवेग कितना हुआ? 16 गुना। कितना हुआ? 16 गुना, क्योंकि इनके वर्ग के समानुपाती होती। अगर मैं इसको आधा करता हूं, क्या करता हूं? आधा, यानी गतिज ऊर्जा को आधा किया। क्या किया? आधा किया। तो जो संवेग होगा वो भी कितना होगा? 1/2 का वर्ग कर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी देखते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।